Hello students, welcome back. So friends, our next chapter is what? General meetings, right? Now friends, again a very important chapter exam point of view, right? इसमें से भी काफी questions आने के chances होते हैं, right? But anyways, as you know, it's a professional exam, so all the chapters are important. We can't leave any chapter. लेकिन meetings के जो chapters है, इसका अगर आप past exam papers देखते हो, तो काफी अच्छा weightage इनका होता है, right? So let us revise this chapter just like the other chapters as I told you. हम इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कुछ केस स्टडी क्वेश्चंस सॉल्व करने के फॉर्म में हम लोग इसको रिवाइज करेंगे, राइट? एंड जो भी एप्लीकेबल सेक्शंस होंगे उसको भी साथ साथ में हम लोग रिवाइज करते जाएंगे, राइट? एंड फ्रेंड्स, वन मोर थिंग फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, आई हैव कंसीडर्ड द क्वेश्चंस. हमने स्क्रीन पे वो सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं जो आपके आईसीएसआई मॉड्यूल में दिए हुए. Yes, that means after watching this video, we can say that हमारे ICSI मॉड्यूल में जितने भी questions they have given, आपने अगर ICSI मॉड्यूल देखा है, right? सर हम तो ICSI मॉड्यूल पढ़ते ही नहीं है. अरे तो फ्रेंड्स क्यों नहीं पढ़ते हो? You have to study that book. Very important. Okay. तो फ्रेंड्स उसके बीच बीच में you must have seen there are questions like test yourself, test your knowledge. So we have taken those questions here for this particular chapter. Right? Let's go everyone. So friends, what is the first question here? सबसे पहला क्वेश्चन है कि the gap between two annual general meetings can never exceed 15 months. Comment. Now friends, पहली बात तो ये जनरल मीटिंग होता क्या है? तो फ्रेंड्स जनरल मीटिंग इज ऑब्वियसली मीटिंग्स अदर देन बोर्ड मीटिंग्स. यस. दूसरी बात, जनरल मीटिंग्स का दूसरा नाम क्या है? The general meetings can also be called as members meeting. Yes. As you know, as you have studied earlier in the board meetings chapter, board meetings में सिर्फ board members present होते हैं. Yes. क्या वहाँ पे shareholders present हो सकते हैं क्या? No. लेकिन in general meetings, yes. सारे members भी present हो सकते हैं. कंपनी के members भी meeting attend कर सकते हैं. Right? तो friends, हमारा पहला सवाल ये है कि gap जो होता है 2 AGM में can never exceed 15 months. अभी एक गैप की बात शुरू करने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि एनुअल जनरल मीटिंग के क्या-क्या रूल्स है हमारे सिलेबस में, राइट? एंड व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एनुअल जनरल मीटिंग, सो हमें कौन सा वाला सेक्शन याद करना पड़ेगा फ्रेंड्स? हमें याद करना पड़ेगा सेक्शन नंबर 96. कौन सा सेक्शन? सेक्शन नंबर 96, राइट? सो फ्रेंड्स, हियर इन द एप्लीकेबल प्रोविजंस we have to write section number what friends? Section number 96, right? Yes. अब मैं आपको और एक चीज बता दूं. जैसे हमने बोर्ड मीटिंग में कुछ सेक्शंस डिस्कस किए थे आंसर्स के फॉर्म में, राइट? एंड वहां पे हम लोग कंसीडर करते हैं सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड नंबर 1 को, राइट? बट फॉर जनरल मीटिंग्स वी कंसीडर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड नंबर 2, दैट इज SS2, राइट? Okay, so let's go with this now. तो पहले हम लोग थोड़ी सी बात समझ लेते हैं regarding general meeting, annual general meeting, and then we will come to the answer of this question. Okay. Now friends, सबसे पहला सवाल, annual general meeting है, तो कितनी मीटिंग होती है साल भर में? Obviously one meeting in a year, right? Right. And then अगर मैं दूसरी बात करूं तो साल में एक मीटिंग होती है. अब जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, राइट? अभी एनुअल जनरल मीटिंग है, तो ऑब्वियसली वन मीटिंग शुड बी कंडक्टेड इन अ ईयर, राइट? बट व्हेन, दैट इज द क्वेश्चन. सो फ्रेंड्स, इफ द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, एज द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी तो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग जो होगा, फर्स्ट एनुअल कंपनी का पहला एजीएम, दैट विल बी कंडक्टेड within how many months? Answer is 9 months. I repeat, within 9 months from the end of financial year. Yes, 9 months from the end of the first financial year. मतलब can I say, अगर मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है किसी पर्टिकुलर मंथ में, तो वो फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होगा, राइट? हालांकि फाइनेंशियल ईयर हमें कौन सा कंसीडर करना है, that is also already defined under section 2, right? जैसे कि मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल ईयर का जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 41 में जो दिया हुआ है, उसमें क्लियरली बोला गया है कि इफ द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड बिफोर 1st जनवरी, यस, जैसे हम लोग कहते हैं कि ये समझो
हमारी टाइमलाइन है, ठीक है, एंड दिस इज 1 Jan, राइट, यस। एंड हमारा फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है तो ईयर शुरू होगा अप्रैल में एंड खत्म होगा मार्च में, राइट, राइट। So friends, if the company is incorporated before 1st January, that means any time during this duration, right? अगर हमारी कंपनी यहाँ पे कभी भी इनकॉर्पोरेट होती है तो इन दैट केस इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर एंड होगा ईयर, बराबर है। तो फर्स्ट एजीएम कभी कंडक्ट होगी? विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल। तो मैंने जैसे बताया कि फाइनेंशियल ईयर जो है, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है बिफोर 1st January, राइट, तो फाइनेंशियल ईयर जो खत्म कभी होगा इस कंपनी के लिए, इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा मार्च, 31st March। सो जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म, उसके विद इन 9 months के अंदर अंदर कंडक्ट हो जानी चाहिए, विद इन 9 months के अंदर कंडक्ट हो जानी चाहिए क्या? फर्स्ट एजीएम, फर्स्ट एजीएम। समझ में आई बात? यस। लेकिन सर अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी ऑन और आफ्टर 1st Jan तो क्या होगा? लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई इस दिन को, अगर इस दिन में कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो इन दैट केस क्या यहां से लेकर यहां तक फाइनेंशियल कंसीडर करेंगे? नहीं। फ्रेंड्स, इफ द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर 1st Jan, ओके, इन द ऑन और आफ्टर 1st Jan, इन दैट केस इस कंपनी का फाइनेंशियल खत्म होगा नॉट दिस 31st March, बट पूरा साल खत्म होने के बाद नेक्स्ट ईयर का 31st March। यस, मतलब ये जो 1 महीने का टाइम अभी बचा है इसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर काउंट नहीं करेंगे, ये 31st March को जाने दो, पूरा नेक्स्ट ईयर पूरा खत्म होने के बाद जो मार्च आएगा तभी जाके इनका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। एंड इस कंपनी के लिए फर्स्ट एजीएम विल बी ऑब्वियसली फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर विद इन 9 months। यस, तो इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कभी खत्म हो रहा है? ये खत्म हो रहा है यहाँ पर, राइट, नॉट यहाँ पर। हाँ, यहाँ यहाँ पे कौन से वाले कंपनी का फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा? यहाँ पे उस कंपनी का फाइनेंशियल खत्म होगा जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है बिफोर 1st Jan। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, ठीक है। तो बच्चा लोग, जो कंपनी 1st January के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है उसका फर्स्ट फाइनेंशियल खत्म होता है यहाँ पे मार्च में, ठीक है। तो ये कंपनी जो होगी वो फर्स्ट एजीएम कभी कंडक्ट करेगी? विद इन 9 months फ्रॉम दिस 31st March, विद इन 9 months फ्रॉम दिस 31st March। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? यस। तो अगर आप अभी एक चीज नोटिस करोगे तो नोटिस में ये आता है कि जिस ईयर में हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उस ईयर में तो एनुअल जनरल मीटिंग हुआ ही नहीं है। आपको दिखाई दे रहा है? अगर समझो मैं बात करता हूँ चाहे 1st Jan के पहले की या बाद की, हमारा ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो यही है, राइट। तो क्या इस ड्यूरेशन में कहीं पर भी एजीएम हुआ क्या? जिस ईयर में कंपनी हमारी इनकॉर्पोरेट हुई है, क्या उस ईयर में कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग हुआ क्या? आंसर इज नो। सो कंक्लूजन यही है क्या, कि फर्स्ट एजीएम कभी होती है? विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। Okay, that means the AGM is not conducted in the year in which company is incorporated, right? That is the conclusion here। ये आप लोगों ने already पढ़ा होगा सेक्शन नंबर 96 में, ठीक है। अच्छा चलो, ये तो फर्स्ट एजीएम की बात हो गई। व्हाट अबाउट सेकंड एजीएम, थर्ड एजीएम, फोर्थ एजीएम एंड फर्दर एजीएम्स? उसके बारे में क्या बात करेंगे? तो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, दिस रूल वाज ओनली फॉर द फर्स्ट एजीएम, right? But the second AGM, third AGM, because AGM तो every year होना है, right? तो friends, AGM will be conducted within 6 months from the end of every financial year। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म उसके 6 महीने के अंदर अंदर एनुअल जनरल मीटिंग हो जानी चाहिए ऑफ द ईयर जो खत्म हो चुका है। जो ईयर खत्म हो चुका है, जैसे ईयर खत्म होगा उसके 6 महीने के अंदर अंदर एजीएम हो जाए। ये हर साल की बात कर रहा हूं मैं। अभी अभी जो अपन 9 months बोला वो क्या था? वो फर्स्ट एजीएम के लिए था, ठीक है। और सब्सिक्वेंट एजीएम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, दैट विल बी विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल, ठीक है। अच्छा, और एक चीज सुनो,
आई होप 2 पॉइंट समझ में आ गए सब। एक तो फर्स्ट एजीएम के बारे में विद इन 9 मंथ्स, दूसरा सब्सिक्वेंट एजीएम के बारे में दैट इज विद इन 6 मंथ्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट सुन। अभी एवरी ईयर हम लोग विद इन 6 मंथ्स, ये जैसे ईयर खत्म विद इन 6 मंथ्स एजीएम, 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 राइट। तो ये सब कुछ ठीक है, चलेगा। लेकिन फ्रेंड्स एक बात समझो, हम लोग जब मीटिंग कंडक्ट करेंगे या कंपनीज में मीटिंग कंडक्ट करवाएंगे, तभी हमें सिर्फ वो विद इन 6 मंथ्स वाला तो देखना ही है। मतलब जैसे ईयर खत्म हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे हमारा ईयर खत्म हो रहा है, ठीक है, ये मार्च, जैसे ही हमारा ईयर खत्म हो जाएगा तो विद इन 6 मंथ्स तो हमें मीटिंग कंडक्ट करनी ही है, वो तो ट्रू, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स ये 6 मंथ्स के अंदर आप कभी मीटिंग कंडक्ट करो चलेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल मीटिंग रख रहा हूँ इस दिन, चलेगा, नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ पे रख देता हूँ एजीएम, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जिस दिन आप एजीएम रख रहे हो वहां पे दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन सी है वो दो कंडीशन? नंबर वन, AGM should be conducted within 6 months from the end of financial year. Number two, the gap. Yes, gap जिसके ऊपर हमारा क्वेश्चन है, gap between two AGM, gap between what friends? Two AGM, two AGM मतलब एक तो अपनी अभी वाली एजीएम एंड दूसरी वो एजीएम जो पिछली बार कंडक्ट हुई थी। अभी पिछली बार कंडक्ट हुई थी मतलब ऑब्वियसली बात है इस ईयर के पहले वाले ईयर की एजीएम की बात हो रही है कि नहीं? यस। तो पिछली वाली एजीएम कब कंडक्ट हुई थी, उस दिन को और आज के दिन को काउंट करो। ये गैप जो है ना, गैप बिटवीन टू एजीएम, दिस शुड नॉट एक्सीड, गैप जो है शुड नॉट एक्सीड व्हाट, 15 मंथ्स। यस, मतलब आपको ये भी ध्यान रखना है मीटिंग कंडक्ट करते वक्त कि जैसे ईयर खत्म 6 महीने के अंदर अंदर मीटिंग हो जानी चाहिए। एंड जिस दिन आप मीटिंग रख रहे हो काउंट करिए कि पिछली वाली जो हमारी एजीएम थी उस दिन से लेकर आज के दिन के एजीएम में गैप जो है वो 15 महीने तो एक्सीड नहीं कर रहा है। यस, बिकॉज इट शुड नॉट एक्सीड 15 मंथ्स, दैट इज द रूल। समझ में आ रही मेरी बात? अगर मैं मीटिंग रख रहा हूं इस दिन को, तो ये जो दिन है, ये जो दिन है यहाँ पे विद इन 6 मंथ्स वाला क्राइटेरिया तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन क्या ये गैप वाला सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, मुझे वो भी चेक करना पड़ेगा। एंड अगर यहाँ पे इस दिन को मुझे जब मीटिंग रखनी है, अगर यहाँ पे 15 महीने वाला गैप एक्सीड हो रहा है तो मैं क्या करूंगा? तो मैं इस दिन को मीटिंग कंडक्ट नहीं कर सकता। मुझे पिछली मीटिंग और अभी के मीटिंग के बीच में जो 15 मंथ्स है उसको भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो अगर 15 मंथ सेटिस्फाई हो रहा है लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर एजीएम रखनी पड़ेगी। अगर क्योंकि अगर मैं इस दिन को एजीएम रखता हूँ, इस दिन को एजीएम रखता हूँ, तो मेरा जो ईयर है वो कभी खत्म हुआ फ्रेंड्स? देखो यार, मेरा ईयर खत्म हुआ इस दिन को मार्च, राइट? तो विद इन 6 मंथ्स मुझे मीटिंग कंडक्ट करनी थी, तो क्या ये दिन विद इन 6 मंथ्स में आता है? यस। अच्छा, प्रीवियस एजीएम और अभी की एजीएम में दिस इज द 15 मंथ्स का टाइम, राइट? तो क्या 15 मंथ्स का भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया कंडीशन? आंसर इज यस। सो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, हाँ या ना? यस। तो इस तरीके से हमें चलना। तो हमारा जो क्वेश्चन है उस पे आते हैं। अभी हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि गैप बिटवीन टू एजीएम शुड नेवर कैन नेवर एक्सीड 15 मंथ्स। तो स्टेटमेंट तो सही है कि भाई एक्सीड नहीं होना चाहिए, वो बराबर है, लेकिन यहाँ पे जो नेवर वर्ड लिखा है ना उससे मुझे तकलीफ है। क्या? कि देखो फ्रेंड्स, इन जनरल ट्रू, द गैप बिटवीन टू एजीएम शुड नॉट एक्सीड 15 मंथ्स, ट्रू, ठीक है। लेकिन बच्चा लोग, ये जो गैप है ना, ड्यू टू स्पेशल रीजंस, आप आरओसी का अप्रूवल लेकर आप क्या कर सकते हो? आरओसी का अप्रूवल लेकर दिस गैप ऑफ 15 मंथ्स कैन बी एक्सटेंडेड। यस, ड्यू टू स्पेशल रीजंस विद द अप्रूवल ऑफ आरओसी, द गैप बिटवीन टू एजीएम कैन एक्सीड 15 मंथ्स, एंड ये एक्सटेंशन आपको मिलेगा ओनली इफ आरओसी अप्रूव करेगा तो। एंड ये एक्सटेंशन भी कितने टाइम का मिलेगा? 3 मंथ्स का। मतलब 15 मंथ्स तो वैसे ही मिले थे, प्लस 3 मंथ्स का एक्सटेंशन भी हमको मिल गया। क्या ये बात समझ में आई सबको? राइट? तो आपको एग्जाम में क्या लिखना है? आपको एग्जाम में 18 मंथ्स नहीं लिखना है, आपको 15 मंथ्स ही लिखना है, ठीक है। एंड एक्सीड कितना हो सकता है? 3 मंथ्स का आपको एक्सटेंशन मिल सकता है विद द अप्रूवल ऑफ आरओसी।
तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी है कि कैन नेवर एक्सीड, ये बात यहाँ पे क्या साबित हो गई? गलत साबित। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये प्रोविजंस आपने पढ़े होंगे, राइट? तो आई होप मैंने जो आपको बताया वो समझ में आ गया। सो वी कैन राइट दिस प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 96, राइट? एंड देन हम लोग हमारे आंसर को क्या करेंगे? कंक्लूड करेंगे। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया और ये प्रोविजन भी समझ में आया फ्रेंड्स, एवरीबॉडी। आई होप दिस इज क्लियर। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रेंड्स our second question says that at a general meeting of a company, okay, a matter was to be passed by a special resolution. Okay, मतलब यहाँ पे special resolution से कुछ मैटर पास होने वाला था, ठीक है, in the general meeting, ठीक है। out of the 40 members, out of the 40 members present, 20 voted in favor of the resolution, okay, 5 voted against it, and 5 votes were found invalid, ठीक है, and the remaining 10 votes abstained from voting, मना कर दिया वोट करने से, ठीक है। now the chairman of the meeting declared the resolution as passed, चेयरमैन ने, मीटिंग के चेयरमैन ने अनाउंस कर दिया कि रेजोल्यूशन इज पास्ड, ओके। now with with reference to the provisions of the Companies Act 2013, examine the validity of chairman's declaration, ओके। तो फ्रेंड्स नाउ आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक मैटर जो है वो पास होने वाला था एसआर से, और यहाँ पे चेयरमैन ने डिक्लेयर कर दिया कि एसआर पास हो गया है, ठीक है। तो अभी हमें कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को समझते हुए ये बताना है कि चेयरमैन ने जो बोला, ठीक है, वो सही बोला कि नहीं बोला, ये रेजोल्यूशन यहाँ पे पास होता है कि नहीं होता है, वो हमें यहाँ पे कंसिडर करना है, ठीक है। चलो चेक करते हैं। नाउ फ्रेंड्स व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्पेशल रेजोल्यूशन, तो बताइए फ्रेंड्स कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे? ऑब्वियसली यहाँ पे एप्लीकेबल प्रोविजंस जो होंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। सो यहाँ पे वी विल टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 114। कौन से सेक्शन की बात करेंगे हम लोग? 114। सो फ्रेंड्स इफ यू सी सेक्शन नंबर 114 जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं स्पेशल रेजोल्यूशन के बारे में, लेट मी जस्ट क्लियर दिस कि हम कौन सी बात को बोलेंगे कि एसआर पास हो गया, ठीक है। देखो फ्रेंड्स हम लोग दो टाइप के रेजोल्यूशन की बात करते हैं जनरली, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन, राइट। हम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, देखो देयर आर सो मेनी मैटर्स व्हिच कैन बी पास्ड बाय passing ordinary resolution, and there are various activities which can be done only by passing special resolution, right? जैसे हम लोग बात करते हैं सेक्शन नंबर 179 में, राइट। 179 क्या है बच्चा लोग? 179 वी टॉक अबाउट पावर्स ऑफ बोर्ड, राइट। उसमें हम लोग बात करते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन के बारे में, राइट, कि जो जो बोर्ड के पावर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पावर्स है, वो सारी एक्टिविटी बोर्ड कर सकता है जस्ट बाय पासिंग देयर बोर्ड रेजोल्यूशन, राइट। और मेंबर्स के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, राइट। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि सेक्शन नंबर 180 दैट इज रेस्ट्रिक्शंस ऑन पावर ऑफ, राइट, जहां पे हम लोग वो एक्टिविटीज देखते हैं जहां पे रेजोल्यूशन हमें किसका अप्रूवल चाहिए? हमें मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए, राइट। So there are so many activities where special resolution is required, that is special approval is required of the members, and there are various activities where ordinary resolution, that is ordinary approval of members are required, right? ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज है, we are not talking specifically about section 180, okay? तो चलो फ्रेंड्स, what when can you say that the ordinary resolution is passed? तो obviously अभी resolution पास करना है तो मतलब वोटिंग होने वाली है, right? So friends, whenever the votes in favor, whenever the votes in favor are more than what? Are more than votes against. Are you getting my point? मतलब जब भी वोटिंग होगी तो वोट इन फेवर आर मोर देन वोट्स अगेंस्ट, तो यू कैन से ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया, ठीक है। लेकिन ये रूल जो है ये स्पेशल रेजोल्यूशन केस में अप्रूवल नहीं, एप्लीकेबल नहीं होगा। सर क्यों? बिकॉज स्पेशल रेजोल्यूशन केस में वोट्स इन फेवर जो है, वोट्स इन फेवर जो है वो कैसे होने चाहिए? दैट मस्ट बी 3 times द वोट्स अगेंस्ट, 3 times the votes against,
कुछ बात समझ में आई? मतलब जितने लोगों ने हाँ बोला है, those number of people should be 3 times than the people who are against the resolution. Yes, तभी हम बोलेंगे कि भाई एसआर पास हो गया। चलो एग्जांपल लेते हैं। अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं, 10 में से अगर 6 लोगों ने यस बोला एंड 4 लोगों ने ना बोला, ठीक है, तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ कि नहीं हुआ? Come on, votes in favor are more than votes against? Yes. So here you can say ordinary resolution is passed. ठीक है, लेकिन क्या इस केस में आप ये बोल सकते हो कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ? नहीं, क्यों? Because for special resolution, votes in favor must be 3 times the votes against. तो यहाँ पे इन फेवर वाले कितने हैं? 6 वोट हैं। अगेंस्ट कितने हैं? 4 वोट हैं। तो क्या वोट्स इन फेवर आर 3 टाइम्स ऑफ 4? नो। तो यहाँ पे एसआर पास नहीं हुआ। एसआर पास हुआ ऐसा कब कब हम बोल सकते हैं? लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 में से 8 वोट हाँ आए और 2 वोट ना बोला। तो बताओ क्या वोट्स इन फेवर आर 3 टाइम्स द वोट्स अगेंस्ट? यस। तो यू कैन से एसआर इज पास्ड। गेटिंग द पॉइंट एवरीवन? तो इस तरीके से एसआर पास होता है। तो ये तो प्रोविजन था, राइट? सेक्शन नंबर 114 हमने बात की। Now if we talk about the facts of this particular question, of this particular case, तो यहाँ पे ऐसा बोला गया था कि out of the 40 votes, 40 लोग टोटल प्रेजेंट थे यहाँ पे, right? Out of the 40 members, out of the 40 members, 20 voted in favor. Okay? मतलब 40 में से 20 लोगों ने in favor वोट कर दिया, ठीक है? 5 voted against it, 5 लोगों ने अगेंस्ट वोट कर दिया, ठीक है? 5 वोट्स वर फाउंड इनवैलिड, बाकी के कुछ 5 वोट थे वो तो क्या थे? वो तो इनवैलिड थे, तो उसे तो मैं गिनना ही नहीं है, ठीक है? एंड 10 लोगों ने वोट करने से ही मना कर दिया, तो इन्हें भी नहीं गिनना है, ठीक है? तो अब मुझे बताओ, देखो अगर आप इसको देखते हो टोटल 20, 10, 30 और ये 5, 5, 40 हो गया ना? तो अब मुझे बताओ क्या वोट्स इन फेवर आर 3 टाइम्स देन द वोट्स अगेंस्ट? बताओ क्या ये यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। वोट्स इन फेवर आर 20, अगेंस्ट कितने हैं? सिर्फ 5। तो वोट्स इन फेवर हमें यहाँ पे सिर्फ 15 वोटों की जरूरत थी, लेकिन हमें कितने मिले? 20 वोट मिले। सो ऑब्वियसली यहाँ पे रेजोल्यूशन जो है वो पास हो जाएगा, ठीक है? तो यस, यहाँ पे एसआर विल बी पास्ड, ठीक है? तो फ्रेंड्स ये प्रोविजंस हमने यहाँ पे देखे, फिर हमने यहाँ पे कुछ फैक्ट्स देखे इस केस के, एंड यहाँ पे ऐसा बोला है चेयरमैन ने कि चेयरमैन ऑफ द मीटिंग डिक्लेयर्ड द रेजोल्यूशन एज पास। तो क्या उसने कुछ गलत किया? बिल्कुल भी गलत नहीं किया, उसने एब्सोल्युटली सही बताया, राइट? तो फ्रेंड्स राइट फर्स्ट वर्ड, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? प्रोविजंस लिखते हैं, देन यू कैन राइट द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड देन यू कैन गिव योर कंक्लूजन। तो फ्रेंड्स कंक्लूजन में हम लोग क्या लिखेंगे? कंक्लूजन में हम लोग लिखेंगे एज पर द अबव प्रोविजन, okay, the declaration given by the chairman, declaration by the chairman is tenable, that is correct, ठीक है? क्यों ऐसा? तो हमने ऊपर ऑलरेडी फैक्ट्स में और प्रोविजंस में डिस्कस कर दिया, हमने ऑलरेडी उस चीज का प्रूफ दे दिया एग्जामिनर को, राइट? सो दिस वे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट? आई होप यू अंडरस्टूड दिस। हमने यहाँ पे सेक्शन नंबर 114 को एक बार देखा, ठीक है? यस, अगर मैं आपको लेके चलूं पहले वाले क्वेश्चंस पे, फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन में वी स्पोक अबाउट सेक्शन नंबर 96, हियर वी स्पोक अबाउट सेक्शन नंबर 114, ठीक है? चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेट्स गो। सो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि एबीसी लिमिटेड issued a notice on 1st August 2019 to hold its AGM on 24th of August 2019. Okay, check the validity of the notice referring to the provisions of the relevant act in case it is sent by post. Okay, now friends यहाँ पे तो clearly we can understand बात हो रही है notice की, right? Notice of meeting की, right? तो let us go with that. तो फ्रेंड्स यहाँ पे नोटिस की बात होगी तो हम लोग कौन से सेक्शन को याद करेंगे? हम लोग याद करेंगे सेक्शन नंबर 101 को, दैट इज नथिंग बट नोटिस ऑफ मीटिंग, राइट? तो अभी क्या है इसका रूल? लेट्स सी फ्रेंड्स, रूल ये है कि जब भी हम लोग जनरल मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं
तो कंपनी हैव टू गिव नोटिस, दैट इज 21 डेज क्लियर नोटिस। 21 डेज की हमें क्या देनी पड़ती है? क्लियर डेज की नोटिस देनी पड़ती है, राइट, टू ऑल द मेंबर्स। यस। तो फ्रेंड्स अब यहां पे जब 21 क्लियर डेज की नोटिस की बात आती है तो ये 21 डेज क्लियर नोटिस बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग, ऑब्वियसली, right, before the meeting. This is one thing, right? Secondly, देखो फ्रेंड्स, 21 डेज की क्लियर डेज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि you have to exclude two things. Number one, एक तो डेट ऑफ मीटिंग, ठीक है, जिस दिन मीटिंग होने वाली है उस दिन को काउंट ही मत करो, डेट ऑफ मीटिंग, राइट। सेकेंडली, द डेट ऑफ नोटिस, मतलब हमने जिस दिन नोटिस भेजी है उस दिन को भी क्या कर दो? एक्सक्लूड कर दो। यस, नोटिस का डेट, नोटिस डेट एंड मीटिंग का डेट, ये दोनों चीज को हमें एक्सक्लूड करना है, ऐसा प्रोविजन है, इसको हम लोग कहते हैं क्लियर डेज नोटिस, राइट। तो फ्रेंड्स नाउ इफ यू सी द क्वेश्चन, इफ यू सी द फैक्ट्स ऑफ द केस, जैसे हम लोग लिखते हैं उसके बाद फैक्ट्स पे आते हैं, दैट इज 1 अगस्त को क्या हुआ है? 1 अगस्त को इशूड अ नोटिस, इस दिन चिट्ठी जो है वो निकली भाई, चिट्ठी जा रही है। बच्चा लोग, चिट्ठी आ रही है कि जा रही है? चिट्ठी जा रही है। 1 अगस्त को चिट्ठी निकली है बॉस, राइट, ठीक है। मीटिंग कब है? टू होल्ड इट्स एजीएम ऑन 24th ऑफ अगस्त, 24th ऑफ अगस्त को मीटिंग है, राइट, राइट, यस। तो बच्चे लोग, एज आई टोल्ड यू 21 क्लियर डेज नोटिस देनी होती है, राइट। तो यहां पे आप देख रहे हो डेट ऑफ मीटिंग, डेट ऑफ मीटिंग को काउंट नहीं करना है, इसको एक्सक्लूड कर दो, डेट ऑफ नोटिस को भी एक्सक्लूड कर दो, तो दोनों को तो हटा दिया। तो बताओ क्या अब यहां पर 21 डेज की नोटिस हो रही है कि नहीं हो रही है? दिन गिन लो। लेकिन दिन गिनने से पहले और एक बात सुन लो, whenever the notice is sent by post, तो हमें काउंट करने होते हैं 2 एडिशनल डेज, 2 एडिशनल डेज, यस, फॉर द सर्विस ऑफ नोटिस, राइट। तो फ्रेंड्स यहां पे अगर हमने निकाल दिया 1 अगस्त को हमने हटा दिया, 24th अगस्त को भी हमने हटा दिया, मतलब ये 2 दिन तो निकल गए, प्लस हम लोग को निकालने हैं 2 डेज, 2 डेज किसके? पोस्ट की गई थी नोटिस उसी के, ठीक है। तो 4 दिन यहां पे निकल चुके हैं, 4 डेज आर एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो अब मुझे बताओ यहां पे 21 डेज की नोटिस हो रही है कि नहीं हो रही है? तो फ्रेंड्स इफ यू काउंट द नंबर ऑफ डेज, राइट, 1 अगस्त से लेके 24th अगस्त के बीच में प्लस ये 2 डेज, तो यहां पे इन्होंने नोटिस दी है सिर्फ 20 डेज की, 4 दिन तो एक्सक्लूड हो गए, राइट। सो यहां पे नोटिस, ये फैक्ट हो जाएगा हमारा, नोटिस वाज गिवन 20 days before the meeting, 20 days before the meeting, ओके, फाइन। तो मुझे बताओ अभी क्या होगा? चलो, 20 डेज बिफोर द मीटिंग नोटिस दिए तो चलेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं चलेगा, क्योंकि नोटिस तो होनी चाहिए कितने डेज की? 21 क्लियर डेज की नोटिस होनी चाहिए, राइट। तो फ्रेंड्स 21 क्लियर डेज की नोटिस होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नोटिस दिया सिर्फ 20 डेज की, तो ऑब्वियसली ये तो प्रोविजन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो सर ये क्या करे, ऐसे मीटिंग हो सकती है क्या? तो इन जनरल बात करें तो नहीं हो सकती, लेकिन सर कोई रास्ता है क्या? हाँ रास्ता है। क्या? हमने जब ये पढ़ा है नोटिस ऑफ मीटिंग का कॉन्सेप्ट, तो हमने ये भी तो पढ़ा है कि मीटिंग कैन बी कंडक्टेड एट शॉर्ट नोटिस, हाँ या ना? क्या हम मीटिंग शॉर्ट नोटिस पे कंडक्ट कर सकते हैं? आंसर इज यस, हम मीटिंग शॉर्ट नोटिस पे कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी कंडीशन है,
यस, शॉर्ट नोटिस पे मीटिंग हो सकती है, बोर्ड मीटिंग भी हो सकती है और जनरल मीटिंग भी हो सकती है, दोनों की अपनी अपनी कंडीशंस है, राइट? तो फ्रेंड्स, इफ वी टॉक अबाउट द मीटिंग एट शॉर्ट नोटिस, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो 21 डेज सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो मीटिंग एट शॉर्ट नोटिस की बात आ जाएगी ना। यस, मीटिंग एट शॉर्टर नोटिस। फ्रेंड्स, इफ यू टॉक अबाउट मीटिंग एट शॉर्ट नोटिस हियर, ठीक है, इन दिस केस इज दिस अलाउड? यस, अलाउड तो है, लेकिन कंडीशन क्या है? तो बच्चा लोग, कंडीशन ये है कि वी नीड टू टेक द अप्रूवल ऑफ 95% ऑफ द टोटल मेंबर्स, 95% ऑफ टोटल मेंबर्स का हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा। यस, अरे मेंबर्स कैसे होने चाहिए? वैलिड होने चाहिए, वोट करने लायक होने चाहिए, राइट? सो अगर ये 95% लोगों का अप्रूवल आ जाता है, तो आप मीटिंग जो है वो शॉर्ट नोटिस पे कंडक्ट कर सकते हो। तो इन दैट केस, अगर ये 95% लोग अप्रूवल दे देंगे, तो ये 20 डेज वाली नोटिस के साथ भी मीटिंग कंडक्ट हो जाएगी। अंडर व्हाट प्रोविजन? अंडर मीटिंग एट शॉर्ट नोटिस वाला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अदरवाइज इन जनरल तो ये 21 क्लियर डेज वाला रूल अप्लीकेबल होता है, ठीक है? तो यहाँ पे इस तरीके से वी कैन conclude the answer then. So as per the above provision and the given facts, right, only 20 days notice was given to the members, right? As per the provisions of Companies Act, we need to exclude the things as जैसे हमने discuss किया. However, the above meeting can be conducted at short notice with the approval of members as specified above. So in that case, meeting valid हो सकती है, right? So I hope you understood this much. Question number 3 also. ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स सी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। ओके, नाउ फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन कह रहा है कि द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड का AOA क्या कहता है? हैविंग 700 मेंबर्स एज ऑन द कट ऑफ डेट। ओके, नाउ प्रिस्क्राइब फॉर द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ 7 मेंबर्स, मतलब कंपनी का जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है इस कंपनी का, इस कंपनी में जिसके पास कितने मेंबर्स है? 700 मेंबर है कट ऑफ डेट के दिन। सर ये कट ऑफ डेट क्या होता है? तो बच्चों लोग, लेट मी टेल यू, ये कट ऑफ डेट का मतलब ये होता है कि जिस दिन अभी मीटिंग कंडक्ट करनी होती है तो कंपनी क्या करता है? मेंबर्स को नोटिस भेजता है। यस, तो सर हमारे मेंबर्स कौन कौन है, कैसे मालूम पड़ेगा? वेरी सिंपल, रजिस्टर ओपन करके देख लो, हाँ या ना? ROM में देख लो, मालूम पड़ जाएगा। यस, तो बच्चों लोग, कट ऑफ डेट जो है, कट ऑफ डेट का मतलब ये होता है जिस दिन मैंने मेरा रजिस्टर ओपन करके देखा, उस दिन कौन कौन लोगों का नाम रजिस्टर में लिखा था, उन सबको मैं नोटिस भेज दूंगा, राइट? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उस रजिस्टर, वो रजिस्टर मैंने जिस दिन ओपन किया, मेंबर्स का नाम निकालने के लिए, सबको चिट्ठी भेजने के लिए, उस दिन को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उस दिन को हम कहते हैं कट ऑफ डेट। उस दिन को हम क्या कहते हैं? कट ऑफ डेट कहते हैं। समझ में आई बात? कट ऑफ डेट मतलब उस दिन जिस दिन मैंने रजिस्टर ओपन करके रिकॉर्ड लिया एंड सबको नोटिस भेजा। समझ में आ रही है बात? यस। एंड हो सकता है उसके बाद भी कोई मेंबर बने, राइट? तो उसको हम लोग न्यूज़पेपर में अप्रूव करके, वेबसाइट पे डिस्क्लोज करके मीटिंग की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। लेकिन एज ऑन कट ऑफ डेट की बात यहाँ पे हो रही है, तो लेट्स सी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ दिस कंपनी जिसके पास 700 मेंबर है, एज ऑन कट ऑफ डेट prescribe for the physical presence of 7 members to constitute a quorum of general meeting. Okay, मतलब इस कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहता है कि 7 लोग प्रेजेंट होने चाहिए एज अ कोरम फॉर जनरल मीटिंग ऑफ दैट कंपनी। उस कंपनी की जनरल मीटिंग के लिए 7 लोग शुड बी प्रेजेंट, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। नाउ फॉलोइंग आर द स्टेटस ऑफ द पर्सन्स प्रेजेंट इन द जनरल मीटिंग ऑफ दिस कंपनी। ठीक है, मतलब अभी नीचे जो आपको दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है ब्लू में, पर्पल में, जो भी आप बोलो, टू कंसिडर द अपॉइंटमेंट ऑफ MD। देखो मीटिंग किस पर्पस के लिए हुई है? MD को अपॉइंट करने के लिए मीटिंग हुई है। ठीक है, तो चेक द कोरम ऑफ द मीटिंग। बच्चा लोग, ये चारों लोग जो आपको नीचे दिख रहे हैं, ABCD, यस, ये ABCDEFGH, इतने लोग प्रेजेंट थे।
तो हमें ये देखना है कि कोरम जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है. फ्रॉम द अबव एनालिसिस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट यस. देखो मैं आपको बता दूं इसका आंसर क्या है. पहली बात तो मुझे बताओ, ये चारों लोग आपको सबको दिख रहे हैं? हाँ. तो एक एक करके बात करते हैं ना फ्रेंड्स. यहाँ पे बहुत क्लियर हो चुका है बात कि वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट कोरम ऑफ मीटिंग. हाँ या ना? यस. कोरम की बात हो रही है, याद रखना. तो बच्चों लोग पहले तो ये कंपनी है जिसमें 700 मेंबर है, और दूसरी बात कौन सी मीटिंग की बात हो रही है? जनरल मीटिंग की बात हो रही है. यस, बोर्ड मीटिंग का कोरम तो ऑलरेडी आपने मीटिंग्स ऑफ बोर्ड वाले चैप्टर में देख लिया, राइट? जिसमें अपन ने बात की थी सेक्शन नंबर 174 में. यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट कोरम ऑफ जनरल मीटिंग, जो काफी अलग होता है बोर्ड मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग से, राइट? तो लेट्स सी फ्रेंड्स व्हाट इज द आंसर. कौन सा रूल्स यहाँ पे अप्लाई होगा, एंड हम इसको रिवाइज भी करते हैं. लेट्स गो एवरीवन. सो फ्रेंड्स, इन दिस क्वेश्चन हम लोग जब बात करेंगे कोरम के बारे में तो हमें याद आने चाहिए दो सेक्शंस. सॉरी, एक तो याद आना चाहिए हमें सेक्शन नंबर 103 जो कि बात करता है कोरम ऑफ जनरल मीटिंग के बारे में, राइट? एंड दूसरा हमें याद आना चाहिए SS2, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड नंबर 2. ठीक है? तो क्या बातें बोली गई है इसमें दोनों में, लेट्स सी. तो फ्रेंड्स, पहले तो अगर हम लोग कोरम की बात करें, कोरम इन केस ऑफ जनरल मीटिंग, राइट? तो हमेशा एक चीज याद रखो, जनरल मीटिंग का जो कोरम है वो डिपेंड करता है कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर्स पर. यस. तो इफ वी लुक एट सेक्शन नंबर 103, तो वो कहता है कि अगर कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स, अगर कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स है अप टू 1000, ठीक है? अगर कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? अप टू 1000, तो कितना कोरम होगा? तो फ्रेंड्स, इन दैट केस कोरम विल बी 5 मेंबर्स. मतलब 5 मेंबर्स मस्ट बी पर्सनली प्रेजेंट. सर, पर्सनली प्रेजेंट क्या होता है? फ्रेंड्स, पर्सनली प्रेजेंट का मतलब होता है कि वो ऑडियो विजुअल वाला नहीं चलेगा, प्रेजेंट होने चाहिए, खुद फिजिकली प्रेजेंट होने चाहिए. दैट विल फॉर्म द कोरम इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स आर अप टू 1000. ठीक है? उसके बाद इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स आर मोर देन 1000, ओके, more than 1000 but not exceeding 5000, but not exceeding 5000, तो क्या होगा? ठीक है? तो फ्रेंड्स, इन दैट केस कोरम विल बी व्हाट? कोरम विल बी 15. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? आई रिपीट, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? अप टू 1000 है तो 5 इज द कोरम. Number of members are more than 1000 but not exceeding कितना? 5000, तो quorum will be 15. ठीक है? एंड अगर कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर एक्सीड हो जाते हैं 5000 को, तो quorum will be 30. तो दिस इज द रूल, ये टेबल है. तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट फ्रेंड्स? इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी. बराबर बराबर. लेकिन फ्रेंड्स, और एक चीज याद रखो, यहाँ पे हमारा जो SS2 है, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड नंबर 2 है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि कंपनी का जो कोरम है ना, कंपनी का कोरम विल बी एज दिस. क्या एज दिस? देखो, ये कहता है SS2 हमारा कहता है कि कंपनी का कोरम विल बी एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 103, जो टेबल हमने अभी अभी ऊपर देखा. तो एज पर सेक्शन 103 और एज पर companies articles of association. Yes, as per companies what? Articles of association. Yes, whichever is higher. कुछ बात समझ में आ रहा है? Whichever is higher वो कंसीडर हम लोग यहाँ पे कर लेंगे. एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे ये whichever is higher का मतलब क्या है? इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में बात करें. दैट इज लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमारा सेक्शन 103 जो है उसके हिसाब से हमारे कंपनी का कोरम हो रहा है 5, ठीक है? लेकिन हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में हमारा एओए कहता है कि हाँ, इस कंपनी का कोरम होना चाहिए 8, ठीक है? तो हम कौन सा वाला हमारे कोरम कंसीडर करेंगे? आंसर इज 8 एंड नॉट 5.
गेटिंग इट? तो इसका मतलब ये हुआ, एज पर SS2, इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ quorum इज हायर इन AOA देन सेक्शन 103, तो हमें ये AOA वाला कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रूल है हमारे कोरम का। एंड आप सबको पता है फ्रेंड्स, इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट तो मीटिंग होगी क्या? नहीं, मीटिंग शैल बी एडजॉर्न्ड to the same day, same time, same place next week. Yes, and that next week वाला जो day है, that should not be a national holiday. ठीक है, तो बच्चा लोग लेट्स गो अगेन। तो ये तो हमारे प्रोविजंस की बात हो गई थी, राइट? तो फ्रेंड्स यहाँ पे एंड ये जो जो भी प्रोविजंस मैंने आपको अभी बताई है कि कौन से कंपनी के लिए है, ये ऑब्वियसली पब्लिक कंपनी के लिए हमने बात की। ठीक है, ये पब्लिक कंपनी के लिए हमने बात की। अगर हम लोग प्राइवेट कंपनी के बारे में कोरम की बात करें तो फ्रेंड्स, प्राइवेट कंपनी में इट इज वेरी सिंपल, ओनली 2 members must be personally present, right, to constitute the quorum, right? तो सिर्फ 2 ही मेंबर प्रेजेंट होंगे तो वो कोरम बन जाएगा। दैट इज द आंसर। ओके, तो फ्रेंड्स अब अगर हम लोग इस कंपनी के बारे में बात करें, दैट इज XYZ लिमिटेड, तो देखो क्या बोला है यहाँ पे बोला है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ XYZ लिमिटेड इज हैविंग 700 मेंबर्स। 700 मेंबर है इस कंपनी में एज ऑन द कट ऑफ डेट। ठीक है, AOA ऑफ द कंपनी प्रिस्क्राइब फॉर फिजिकल प्रेजेंस ऑफ 7 मेंबर्स। मतलब बच्चा लोग, पहली बात तो ये पब्लिक कंपनी है, कैसे पता चला? यू कैन सी द वर्ड हियर लिमिटेड। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो लिमिटेड वर्ड है इससे पता चलता है कि कंपनी पब्लिक कंपनी है, मतलब ये फर्स्ट वाला रूल अप्लाई हो जाएगा, ये टेबल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने मेंबर है? 700 मेंबर है इस कंपनी में। दैट मींस ये फॉल होता है इस कैटेगरी में। इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स आर अप टू 1000 तो कोरम इज 5। तो एज पर दिस रूल इस कंपनी का कोरम कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। जनरल मीटिंग का कोरम होना चाहिए 5। ठीक है, लेकिन इसका AOA कहता है कि कोरम रिक्वायरमेंट इज हाउ मेनी? 7। तो 5 या 7 क्या करें? तो बच्चा लोग, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर AOA में ज्यादा लिखा है तो हम AOA वाला कंसीडर करेंगे, ये वाला नहीं। तो इस कंपनी के लिए साफ हो चुका है कि कोरम इज हाउ मच? 7। आई होप इतना क्लियर है सबको। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ पर्संस आए हैं इस मीटिंग में। लेट्स सी, हम कोरम हमें कितना चाहिए? 7 मेंबर्स मस्ट बी पर्सनली प्रेजेंट, राइट? तो लेट्स सी ये सारे लोग जो आए हैं वो कोरम सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते हैं? 7 लोग प्रेजेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? लेट्स गो। तो फ्रेंड्स नाउ सबसे पहला कौन है यहाँ पे? सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पे मिस्टर A, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। ओके, कौन आया है मीटिंग में? मिस्टर A आए हैं। ठीक है, जो कि कौन है? रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र के। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इस मीटिंग्स जनरल मीटिंग वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है क्या कि अगर कंपनी का मेंबर है कौन? गवर्नर ऑफ स्टेट। ठीक है, उसके बाद अगर कंपनी का मेंबर है एक बॉडी कॉर्पोरेट, समझ में आ रही मेरी बात? या फिर प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर ये तीनों, आई रिपीट, एक तो गवर्नर ऑफ स्टेट, एक प्रेसिडेंट और एक बॉडी कॉर्पोरेट, राइट? अगर ये लोग किसी कंपनी के मेंबर है, मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर ये लोग रिलायंस के अगर मेंबर है, तो इन दैट केस ये प्रेसिडेंट क्या करेंगे? देश छोड़ के मीटिंग अटेंड करने जाएंगे अपने शेयर्स का? नहीं। तो इनके बदले, इन तीनों के बदले क्या इनका रिप्रेजेंटेटिव जा सकते हैं मीटिंग अटेंड करने को? आंसर इज यस। समझ में आ रहा है? एंड इनके जो रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं इन तीनों के, दोस पीपल attending the meeting is equal to as if the member himself is attending the meeting. मतलब अगर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट अगर जाता है मीटिंग अटेंड करने को, तो ऐसा ही माना जाएगा एज इफ गवर्नर ने खुद ने मीटिंग अटेंड किया है। गेटिंग द पॉइंट? यस। तो मुझे बताओ, मिस्टर ए जो कि रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नर ऑफ स्टेट का, ठीक है, तो ये पर्सन इज अटेंडिंग द मीटिंग, दैट इज इक्वल टू गवर्नर इज अटेंडिंग द मीटिंग। तो इसे हम लोग कोरम में काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? आंसर इज करेंगे। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो मीटिंग अटेंड करे, दैट इज इक्वल टू एज इफ मेंबर ने ही मीटिंग अटेंड की है, तो यस ही विल बी इंक्लूडेड इन द कोरम। ठीक है, सेकंड क्या है? सेकंड इज मिस्टर बी एंड सी आर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स एज यू नो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो क्या सारे मैटर्स में वोट कर सकते हैं? आंसर इज नो। ये सिर्फ उसी मैटर में वोट कर सकते हैं द मैटर विच अफेक्ट देयर इंटरेस्ट।
ठीक है। एंड यहाँ पे जो मीटिंग बुलाई गई है इन द क्वेश्चन, दैट मीटिंग इज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी, ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, राइट। तो मुझे बताओ मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करने में क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कोई इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो क्या ये लोग एंटाइटल्ड टू वोट इन दिस मैटर? आंसर इज नॉट एंटाइटल्ड टू वोट इन दिस मैटर। तो इन्हें हम कोरम में काउंट नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इन्हें हम लोग कोरम में काउंट नहीं कर सकते बिकॉज दिस पीपल आर नॉट एंटाइटल्ड टू वोट इन द गिवन मैटर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो अभी तक कितना मिला हमें कोरम? एक मिला है। ठीक है, उसके बाद क्या है? मिस्टर डी, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग एबीसी लिमिटेड एंड स्काई लिमिटेड। अब ये मिस्टर डी जो है ना, ये दो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एबीसी लिमिटेड इज अ कंपनी एंड स्काई लिमिटेड इज आल्सो अ कंपनी। ये दोनों कंपनी रिलायंस की मेंबर है। चलो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अगर कंपनी का मेंबर कौन है? प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट या फिर बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, तो ऑब्वियसली एबीसी लिमिटेड एंड स्काई लिमिटेड आर बॉडी कॉर्पोरेट्स। यस, तो इन दैट केस इन दोनों के जो रिप्रेजेंटेटिव है, मिस्टर डी जो है, वो मीटिंग में प्रेजेंट रहेंगे। दैट इज इक्वल टू, कैन आई से कि दिस टू कंपनीज आर प्रेजेंट, मेंबर्स आर प्रेजेंट? यस। तो मिस्टर डी का प्रेजेंट होने का मतलब ये है एबीसी लिमिटेड एज वेल एज स्काई लिमिटेड दोनों का प्रेजेंट होना। ठीक है, तो इन दिस केस मिस्टर डी विल बी काउंटेड एज टू पर्संस प्रेजेंट इन द मीटिंग। ठीक है, बिकॉज ही इज रिप्रेजेंटिंग टू ऑफ देम। समझ में आ गई बात? तो 1 and 2 मतलब 3 लोग तो मीटिंग में प्रेजेंट हो गए। हमें कितने चाहिए? 7 चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट। आफ्टर दैट क्या है? मिस्टर ई एफ जी एच आर प्रॉक्सीज ऑफ शेयर होल्डर्स। तो बच्चा लोग ये भी हमने इस चैप्टर में क्लियरली पढ़ा हुआ है कि जो प्रॉक्सी होते हैं उसे हम लोग यहाँ पे कोरम में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर ये सब भी काउंट नहीं होंगे। तो बच्चा लोग मीटिंग में कितने लोग प्रेजेंट है? 1 and 2 मतलब 3 persons आर पर्सनली प्रेजेंट। तो क्या यहाँ पे कोरम की रिक्वायरमेंट जो थी 7 मेंबर्स की, क्या वो सेटिस्फाई हुई? नहीं हुई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे बताना होगा कि यहाँ पे कोरम जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कोरम इज नॉट प्रेजेंट। ये सब के आने के बाद भी कोरम प्रेजेंट नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख जाएगा आंसर, दैट इज फ्रॉम द अबव एनालिसिस इट कैन बी कंक्लूड दैट ओनली 3 members are personally present and they do not constitute the proper quorum as fixed by the company. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एओए के हिसाब से भी ये लोग सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, देयरफॉर यहाँ पे कोरम इज नॉट प्रेजेंट। आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीबॉडी, राइट। तो बच्चों लोग यहाँ पे अपन कौन कौन से सेक्शंस को हमने याद किया? सबसे पहली बात, सो हमने याद किया यहाँ पे सेक्शन नंबर 103 को, राइट, 103 को याद किया एंड SS2 को भी याद किया। तो इसमें हमने क्या पहले लिखा फ्रेंड्स? हमने यहाँ पे पहले कोरम के बारे में लिख दिया। कोरम जो लिखा हुआ है वो टेबल, राइट, अप टू 1000 मेंबर्स होंगे तो कोरम विल बी 5 एंड सो ऑन। तो पहले हम लोग कोरम के बारे में आप एक्सप्लेन कर देंगे, फिर हम लोग ये भी बोलेंगे एज पर सेक्शन 103 या फिर एज पर एओए, मतलब अगर एओए अगर हायर बोलता है तो एओए को ही कंसीडर करेंगे, इसको नहीं, राइट। तो we'll write basically regarding quorum. You can also write if quorum is not present तो क्या, if not present तो क्या। तो obviously meeting क्या हो जाती है? Meeting is adjourned to the same day, same time, same place next week, है ना, on the day other than national holiday. You can write all this here, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हो यहाँ पे, yes, इसमें that is regarding this A B C D E F G H, इनके बारे में we can write, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी हमने जो भी लिखा है यहाँ पे ऊपर पॉइंट, सेकंड पॉइंट में, उससे ये तो प्रूफ हो ही गया कि एज पर 103 इसके कोरम के मेंबर्स होने चाहिए 5, लेकिन एज पर एओए होने चाहिए 7, तो 7 विल बी कंसीडर्ड, 5 विल बी नॉट कंसीडर्ड। तो आफ्टर ऑल दिस यू कैन राइट रिगार्डिंग A B C D E F G, ठीक है, H, मतलब ये लोग जो है ABCD ये सारे लोग जो है वो कंसीडर होंगे कि नहीं होंगे, तो जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया, यू कैन एक्सप्लेन एंड राइट दैट, राइट। तो ये तो हो गया प्रोविजंस की बात, फिर फैक्ट्स एंड देन फाइनल क्या आता है? कंक्लूजन। कंक्लूजन में अकॉर्डिंगली यू कैन गिव द आंसर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। सो दिस वाज योर आंसर, राइट। चलिए
आगे चलते हैं। तो आप देख रहे हो बच्चों लोग, हमारे साथ साथ में इसके में रिवीजन भी हो जाता है, सेक्शन नंबर 103 एनएसएस2। ठीक है, व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, लेट्स सी। यस, नाउ फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बोला गया है? So friends, next question says that AGM of a public company was scheduled to be held on 15th December. ओके, मीटिंग कभी है? 15 दिसंबर को है। ठीक है ना, मिस्टर ए, ठीक है, अ शेयर होल्डर issued two proxies in respect of the shares held by him in favor of Mr. X and Mr. Y. चलो इसको थोड़ा यहाँ पे समझते हैं कि एक पर्सन था, ठीक है, कौन था वो? मिस्टर ए जो ये पर्सन था, ही वाज अ शेयर होल्डर, मेंबर ऑफ कंपनी। इसने क्या कर दिया? ही इशूड टू प्रॉक्सीज। पहली बात तो बच्चों के प्रॉक्सी होता कौन है? ना सी फ्रेंड्स, अगर प्रॉक्सी की बात कर रहे हैं मतलब हम लोग याद करेंगे कौन से सेक्शन को? सेक्शन नंबर 105 को, ठीक है, 105, ठीक है। एंड नाउ लिसन टू मी। तो बच्चों लोग, ये जो पर्सन है, ही इज द मेंबर ऑफ कंपनी, शेयर होल्डर ऑफ कंपनी। यस, इसने क्या कर दिया? इसने इशू कर दिए दो प्रॉक्सीज, ठीक है, इसने अपॉइंट कर दिए दो प्रॉक्सीज। ऑब्वियसली यू हैव टू इन्फॉर्म टू द कंपनी कि आपके प्रॉक्सी कौन कौन है। तो इसने दो पर्संस को अपॉइंट कर दिया एज अ प्रॉक्सी, दैट इज वन इज मिस्टर एक्स एंड दूसरा है मिस्टर वाई। ठीक है, दो को अपॉइंट कर दिया। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, द प्रॉक्सी इन फेवर ऑफ वाई वाज लॉन्च्ड ऑन 12th ऑफ दिसंबर 2015। मतलब वाई का जो प्रॉक्सी था उसको कब अपॉइंट किया गया? इसको लॉन्च किया गया ऑन 12th ऑफ दिसंबर, ठीक है। एंड द वन इन फेवर ऑफ एक्स वाज लॉन्च्ड ऑन 15th ऑफ दिसंबर। ये मिस्टर एक्स जो था उसको कब अपॉइंट किया गया? 15th ऑफ दिसंबर को अपॉइंट किया गया, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, मीटिंग कब है? मीटिंग वाज शेड्यूल्ड ऑन 15th दिसंबर इटसेल्फ। हमने ऑलरेडी देख लिया स्टार्टिंग में। A shareholder issued a proxy in respect of the shares held by him in the favor of, yes, you can see here, the company rejected the proxy in favor of Y, okay, as the proxy in favor of Y was dated 12th and favor of X also was, which was dated on 15th. मतलब दोनों की जो रिक्वेस्ट थी वो रिजेक्ट कर दी इन्होंने। कुछ बात समझ में आ रही है? हाँ, क्वेश्चन देखोगे तो मीटिंग कब है? 15 तारीख को मीटिंग है, ठीक है। 15th ऑफ दिसंबर को क्या है? मीटिंग है। यस, तो 15th दिसंबर को मीटिंग भी है, ठीक है। एंड यहाँ पे मिस्टर एक्स को कब अपॉइंट किया गया? 15 दिसंबर, मतलब मीटिंग के दिन को ही। एंड वाई को अपॉइंट किया गया 12th दिसंबर को, 3 दिन पहले। तो फ्रेंड्स, अभी जो हमारा सेक्शन नंबर 105 है वो क्या कहता है? SS2 हमको क्या गाइड करता है? तो फ्रेंड्स, हमारा सेक्शन नंबर 105 क्लियरली यही कह रहा है कि जब भी आप प्रॉक्सी अपॉइंट करो तो आपको ये अपॉइंट करना होगा, कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा कब? यू नीड टू इन्फॉर्म 48 आवर्स, 48 आवर्स बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग। मीटिंग जिस दिन है उसके 48 आवर्स पहले आपको क्या करना पड़ेगा? यस, अपॉइंट करना पड़ेगा प्रॉक्सी, ठीक है। तो बच्चों के 48 आवर्स पहले जो हम लोग अपॉइंट करने वाले हैं यहाँ पर, तो इन दैट केस मुझे बताओ, ये मिस्टर एक्स जो है जिसको अपॉइंट किया गया मीटिंग के दिन को ही, दैट इज 15 दिसंबर को ही, राइट। तो ऑब्वियसली ये तो सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है उस प्रोविजन को, उस रिक्वायरमेंट को, राइट। इसको ये तो गलत बात हो गई, तो इसको तो रिजेक्ट करना ही चाहिए। मिस्टर एक्स को प्रॉक्सी बनाना ही नहीं चाहिए, गलत है। मिस्टर एक्स का तो रिजेक्ट ही कर दो, बराबर है। लेकिन व्हाट अबाउट मिस्टर वाई? बिकॉज जब ये रिक्वेस्ट इस पर्सन ने, मिस्टर ए ने कंपनी को दी रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ दिस टू प्रॉक्सीज, तो कंपनी रिजेक्टेड द रिक्वेस्ट ऑफ बोथ। एक्स को भी रिजेक्ट कर दिया, वाई को भी रिजेक्ट कर दिया। तो क्या कंपनी ने ये सही किया? इज दिस रिजेक्शन वैलिड? उसके ऊपर सवाल है, ठीक है। तो देखो, इसको जो रिजेक्ट किया, मिस्टर एक्स को जो रिजेक्ट किया, वो तो बराबर किया, ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे 48 आवर्स पहले अपॉइंट नहीं हुआ है। लेकिन व्हाट अबाउट मिस्टर वाई? क्या मिस्टर वाई 48 आवर्स पहले अपॉइंट हुआ है? आंसर इज यस। तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम।
तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है रिक्वायरमेंट को? यस, ये सेटिस्फाई कर रहा है रिक्वायरमेंट को। तो फ्रेंड्स ये जो कंपनी ने रिजेक्ट किया है मिस्टर वाई को, दैट इज रॉन्ग। दैट मींस कंपनी कैन रिजेक्ट मिस्टर एक्स का रिक्वेस्ट बट नॉट मिस्टर वाई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मिस्टर वाई को जो रिजेक्ट किया दैट इज कंप्लीटली नॉट टेनेबल। गेटिंग माय पॉइंट? तो क्वेश्चन क्या था, इज द रिजेक्शन बाय द कंपनी इन ऑर्डर? तो आंसर इज एक्स का जो रिजेक्ट किया वो बराबर है, वाई को जो रिजेक्ट किया वो बराबर नहीं है। ठीक है, तो दैट वाज द प्रोविजन फ्रेंड्स। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। प्रॉक्सी कौन होता है वो सबको पता होगा, राइट? एंड हु कैन अपॉइंट अ प्रॉक्सी फ्रेंड्स? हु कैन अपॉइंट अ प्रॉक्सी? तो बहुत सिंपल है, एक कंपनी का मेंबर, एक ऐसा पर्सन जो मीटिंग अटेंड करने का राइट रखता है, जो मीटिंग में वोट करने का राइट रखता है, मेंबर ऑफ, जो कंपनी का मेंबर है, वही प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, सो दैट इज द आंसर यार। आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच। तो हम लोग पहले क्या एक्सप्लेन करेंगे? हम लोग पहले एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे सेक्शन नंबर 105 की जो रिक्वायरमेंट है वो एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हु कैन अपॉइंट अ प्रॉक्सी। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया, कोई भी कंपनी का मेंबर हु हैज राइट टू वोट, राइट टू अटेंड द मीटिंग कैन अपॉइंट अ प्रॉक्सी। अच्छा मुझे बताइए फ्रेंड्स, हु कैन बी अ प्रॉक्सी? हु कैन बी अ प्रॉक्सी? प्रॉक्सी कौन हो सकता है? तो आंसर इज, अच्छा मेरा सवाल ये है कि क्या प्रॉक्सी बनने के लिए कंपनी का मेंबर होना जरूरी है? आई रिपीट, प्रॉक्सी बनने के लिए, मैंने बोला प्रॉक्सी अपॉइंट करने के लिए नहीं, प्रॉक्सी बनने के लिए क्या आपको कंपनी का मेंबर होना जरूरी है? लाइक अगर मैं रिलायंस का मैं मेंबर हूं और मैं रिलायंस की मीटिंग में मैं नहीं जा पाऊंगा, तो मैंने किसी दूसरे पर्सन को अपॉइंट किया, मैंने मेरे दोस्त को बोला कि तू मेरा प्रॉक्सी बन जा, तो क्या मेरे दोस्त को भी रिलायंस का मेंबर होना जरूरी है? आंसर इज नो। एनी पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ प्रॉक्सी। प्रॉक्सी इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी द मेंबर ऑफ कंपनी। हाँ, लेकिन अगर हम लोग बात करें सेक्शन 8 कंपनी के बारे में, दैट इज कंपनीज व्हिच आर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन नंबर 8 अंडर चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, उस केस में जिस पर्सन को आप एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट करोगे, वो पर्सन कंपनी का मेंबर होना जरूरी है। वो पर्सन को कंपनी का मेंबर होना जरूरी है। दैट इज द आंसर, राइट? तो इस तरीके से हम लोग प्रोविजन यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे सबसे पहले सेक्शन नंबर 105 में। ठीक है, उसके बाद यू कैन राइट द फैक्ट्स। हाँ या ना फ्रेंड्स? यस, उसके बाद आप फैक्ट्स लिख दो एंड देन यू कैन राइट व्हाट? कंक्लूजन। उसके बाद आप कंक्लूजन लिख सकते हो। कंक्लूजन में क्या आएगा फ्रेंड्स? एज पर द अबव प्रोविजन, एज आई ऑलवेज से, एज पर द अबव प्रोविजन एंड देन राइट योर फाइनल आंसर कि ये जो रिजेक्ट किया है मिस्टर वाई को दैट इज रॉन्ग, मैंने मिस्टर एक्स को जो रिजेक्ट किया वो ठीक है, दैट इज टेनेबल एज द रिक्वेस्ट वाज नॉट मेड 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग। ठीक है, सो इस तरीके से हम इस आंसर को कंक्लूड करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सेक्शन 105 सबको याद आ गया? ठीक है, चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? चलो एवरीबॉडी फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, दैट इज द चेयरमैन ऑफ मीटिंग ऑफ पब्लिक कंपनी रिसीव्ड अ प्रॉक्सी 54 आवर्स बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर द स्टार्ट ऑफ मीटिंग। मीटिंग जब शुरू होने वाली थी उसके 54 आवर्स पहले ही वो चेयरमैन जो था मीटिंग का, उसको प्रॉक्सी की रिक्वेस्ट आ गई, प्रॉक्सी आ गया, उसको एप्लीकेशन आ गया प्रॉक्सी का। ठीक है, 54 आवर्स पहले आ गया, बट चेयरमैन रिफ्यूज्ड। चेयरमैन ने मना कर दिया, चेयरमैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द प्रॉक्सी ऑन द ग्राउंड दैट, चेयरमैन बोलता है हमारे आर्टिकल्स ऑफ कंपनी में प्रोवाइडेड है दैट प्रॉक्सी मस्ट बी फाइल्ड 60 आवर्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ मीटिंग। समझ में आ रही है बात? इनको प्रॉक्सी कब मिली? 54 आवर्स पहले मिल गई, लेकिन ये कहता है हमारे आर्टिकल्स में लिखा है कि 60 आवर्स पहले मिलना चाहिए। So now decide under the provisions of Companies Act 2013 whether the proxy holder can compel the chairman to admit the proxy। क्या लगता है फ्रेंड्स? तो अगर मैं यहाँ पे फिर से बात करूं प्रॉक्सी के बारे में, तो अगेन हम लोग कहां पे जाएंगे? सेक्शन नंबर 105 प्रॉक्सी के बारे में बोला गया इस सेक्शन में। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग क्या बात करते हैं यहाँ पे कि जो प्रॉक्सी है फ्रेंड्स वो 48 आवर्स पहले, प्रॉक्सी जो है वो 48 आवर्स पहले मेंबर क्या करेगा? कंपनी को रिक्वेस्ट भेज देगा, प्रॉक्सी सबमिट कर देगा 48 आवर्स पहले। ठीक है, एंड अगर
कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई नंबर ऑफ आवर्स लिखे हैं विच आर मोर देन 48 आवर्स और लेस देन 48 आवर्स। अगर ऐसा कुछ भी लिखा है, इन दैट केस ऑल्सो 48 आवर्स विल प्रिवेल। मतलब हम लोग 48 आवर्स को ही मानेंगे भले ही हमारे आर्टिकल्स में ज्यादा लिखा है। बात समझ आई? हम 48 आवर्स को ही कंसीडर करेंगे। तो यहां पे आपने देखा कि इनको प्रॉक्सी मिली थी 54 आवर्स पहले, एंड ये कंपनी के मीटिंग है उसके चेयरमैन क्या बोल रहे हैं कि भाई हमारे आर्टिकल्स में तो 60 आवर्स लिखा है। तो आर्टिकल्स में 60 आवर्स लिखने से होता है क्या? नहीं। क्या हम ये आर्टिकल्स की बात मानेंगे? नहीं। क्यों? बिकॉज प्रोविजन में क्या बोला है, 48 आवर्स पहले हमें क्या देना होता है? नोटिस देना होता है, प्रॉक्सी की नोटिस इंफॉर्मेशन देना होता है कंपनी को। तो 48 आवर्स को ही यहाँ पे माना जाएगा। यस, इन्होंने भले 60 लिखा, हम 48 को ही मानेंगे। तो मुझे बताओ, ये जो इन्होंने 54 आवर्स पहले जो भेजी है, तो क्या ये 48 आवर्स वाली रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? आंसर इज यस, कर रहा है। तो प्रॉब्लम के नो प्रॉब्लम, आंसर इज नो प्रॉब्लम। तो इसको जो अपॉइंट किया है एज अ प्रॉक्सी, वो माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? आंसर इज माना जाएगा। Because as I told you, whenever the number of hours are less than 48 hours or more than 48 hours, in such case 48 hours will only prevail. 48 hours को ही हम लोग कंसीडर करेंगे, right? So answer will be what? 48 hours. तो यहाँ पे applicable provisions मैंने आपको बता दिया. Again you can write regarding यहाँ पे proxy. Then you can write about the 48 hours पहले हमें देनी होती है notice. Then you can write the facts. Facts में क्या आता है आप सबको पता है, right? Facts means we just write the situation from the question कि चेयरमैन ऑफ द मीटिंग ऑफ पब्लिक कंपनी को मिला, रिसीव हुआ प्रॉक्सी, लेकिन कभी 54 आवर्स पहले, बट द चेयरमैन रिफ्यूज्ड, saying that the articles provides for 60 hours before the meeting. So in that case you will write your conclusion that is as per the above provision. Then your final answer that as the requirement of 48 hours is being satisfied, so the proxy submitted to the company shall be valid, that is 54 hours, right? And ऊपर लेकिन हमने जब एक्सप्लेन किया होगा सेक्शन 105 में इसके बारे में, तो वो एक्सप्लेनेशन ऐसा होना चाहिए which is a proof. समझ में आ रहा है? वो हमारे कंक्लूजन को सपोर्ट करने वाला आंसर होना चाहिए, साबित कर दे, प्रूफ कर दे, एविडेंस होना चाहिए उस चीज का वो, राइट? सो अकॉर्डिंगली वी राइट इट. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन आल्सो फ्रेंड्स. वेरी सिंपल, राइट? प्रॉक्सी के बारे में, एंड ये सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके मॉड्यूल में दिए हुए हैं ऑलरेडी. अगर आपने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेटली आपको एक बार लिख के भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिकॉज एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, यू हैव दैट टाइम, राइट? चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं. व्हाट इज नेक्स्ट? फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज मिस्टर ए अ मेंबर ऑफ XYZ लिमिटेड. ए कौन है? कंपनी के मेंबर है, ठीक है. अपॉइंट्स मिस्टर बी एज हिज प्रॉक्सी. इन्होंने क्या कर दिया? बी को अपॉइंट कर दिया एज हिज प्रॉक्सी, ठीक है, टू अटेंड द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी. लेकिन लेटर ऑन मिस्टर ए ऑल्सो अटेंड्स द मीटिंग. मतलब ये तो वही बात हो गई, भाई प्रॉक्सी को अपॉइंट तो किया इसने, मिस्टर बी को एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट तो किया, ठीक है, टू अटेंड द मीटिंग. लेकिन खुद ही पहुंच गए मीटिंग में. यस, मिस्टर ए ऑल्सो अटेंड्स द मीटिंग. तो मतलब ये बात हो गई कि नाउ बोथ मेंबर भी प्रेजेंट है और प्रॉक्सी भी प्रेजेंट है मीटिंग में, एंड दोनों ने वोट कर दिया, वोटेड ऑन द पर्टिकुलर रेजोल्यूशन, ठीक है, इन द मीटिंग. अभी जो हमारे मेंबर, आप समझ गए ना फ्रेंड्स क्या बोला मैंने, कि एक मेंबर था जिसका नाम था मिस्टर ए, उन्होंने मिस्टर बी को अपॉइंट किया एज अ प्रॉक्सी. अभी अपॉइंट तो कर दिया लेकिन खुद ही पहुंच गए मीटिंग में, राइट? खुद ही पहुंच गए मीटिंग में, तो मीटिंग में दोनों ने वोट डाल दिया, ए ने भी और मिस्टर बी ने भी, दैट इज प्रॉक्सी ने भी. नाउ मिस्टर एज वोट वाज डिक्लेयर्ड इनवैलिड. बोला मेंबर तुम्हारा वोट इनवैलिड है. क्यों? किसने इनवैलिड बोला? मीटिंग के चेयरमैन ने, स्टेटिंग दैट सिंस ही हैज अपॉइंटेड अ प्रॉक्सी, मतलब आपने ऑलरेडी प्रॉक्सी अपॉइंट किया है, ओके, एंड बीज वोट हैज बीन कंसीडर्ड एज वैलिड. बी का वोट मानेंगे हम, ऐसा बोला कंपनी ये मीटिंग के चेयरमैन ने, कि जो प्रॉक्सी है, आपने प्रॉक्सी अपॉइंट किया था, तो हम क्या करेंगे, हम तुमने मेंबर इधर तूने अपॉइंट किया ना प्रॉक्सी,
हाँ, तो हम प्रॉक्सी का वोट कंसिडर करेंगे, तुम्हारा नहीं, ऐसा बोल दिया। तो मिस्टर ए जो है मेंबर, जो उसको बहुत गुस्सा आ गया, बोलते मेंबर मैं हूं, मैं बोलूंगा वैसा होगा। मिस्टर ए ऑब्जेक्ट्स टू द डिसीजन ऑफ चेयरमैन। So under the provisions of Companies Act 2013, whether Mr. A's objection shall be tenable। क्या लगता है आपको, ये जो मेंबर बोल रहा है, ऑब्जेक्ट कर रहा है कि मेरा वोट कंसीडर करो प्रॉक्सी का नहीं, तो क्या वो टेनेबल है, उसका ऑब्जेक्शन टेनेबल है, मेंबर का ऑब्जेक्शन टेनेबल है, क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स क्या आंसर आएगा? तो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, अगेन वी हैव टू लुक आफ्टर सेक्शन नंबर 105 एंड हम लोग SS2 को अप्लाई करेंगे वेरेवर रिक्वायर्ड। एज यू नो, सेक्शन नंबर 105 टॉक्स अबाउट व्हाट, प्रॉक्सी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रॉक्सी में जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि हु कैन बी अ प्रॉक्सी, राइट, हु कैन अपॉइंट अ प्रॉक्सी, वो सब ठीक है, राइट। तो यहाँ पे अपन को बात क्या करनी है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें ये बात करनी है कि जब भी कोई भी पर्सन होता है जो कंपनी का मेंबर है, ठीक है, अगर किसी मेंबर ने किसी दूसरे पर्सन को एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट किया है, एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट किया है अगर, ठीक है ना, एंड इन दिस केस अगर मीटिंग में मेंबर खुद ही पहुंच गया, अगर मीटिंग में मेंबर खुद ही पहुंच जाता है, तो बच्चा लोग इट मींस दैट दिस इज कॉल्ड एज ऑटोमेटिक रिवोकेशन। तो ये जो प्रॉक्सी जिसको अपॉइंट किया वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक रिवोकेशन माना जाएगा। यस, आई रिपीट, यहाँ पे एक मेंबर था, मेंबर ने क्या किया, मेंबर ने अपॉइंट कर दिया प्रॉक्सी को, राइट। तो एज अ प्रॉक्सी को इसने अपॉइंट तो कर दिया, ओके, लेकिन खुद ही पहुंच गया मीटिंग में। तो जब ये खुद ही पहुंच जाता है मेंबर, उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक रिवोकेशन। मतलब ये जो प्रॉक्सी जिसको अपॉइंट किया था ना, वो ऑटोमेटिक क्या हो गया, वो ऑटोमेटिक रिवोक हो गया। रिवोक समझता है, वो रिवोक हो गया, उसका अपॉइंटमेंट रिवोक हो जाएगा ऑटोमेटिकली बाय लॉ। देयरफॉर इन दैट केस मेंबर जो है वो कंसीडर किया जाएगा, प्रॉक्सी नहीं, बिकॉज प्रॉक्सी तो ऑटोमेटिक रिवोकेशन माना जाएगा। लेकिन और एक बात सुन लो, मेंबर के आने से पहले ही, मेंबर के मीटिंग में आने से पहले ही अगर प्रॉक्सी वोट डाल देता है, once the proxy has voted, then automatic revocation cannot be done। I repeat, अगर मेंबर मीटिंग में आए उसके पहले ही अगर ये प्रॉक्सी ने अपना वोट डाल दिया, इन दैट केस ऑटोमेटिक रिवोकेशन इज नॉट एप्लीकेबल देयर। अदरवाइज इन जनरल ऑटोमेटिक रिवोकेशन होगा अगर मेंबर खुद पहुंच जाता है मीटिंग में तो, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टर ए का जो ऑब्जेक्शन था वो कैसा था, वो एब्सोल्युटली टेनेबल है, वो एब्सोल्युटली वैलिड है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक रिवोकेशन का रूल यहाँ पे आ गया। आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीबॉडी। यस, हाँ, तो अगेन आप यहाँ पे प्रोविजन एक्सप्लेन करेंगे 105 में विथ रिगार्ड टू दिस टॉपिक, फैक्ट्स लिखेंगे एंड देन यू विल कंक्लूड योर आंसर, ठीक है। चलिए, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो। तो फ्रेंड्स द क्वेश्चन सेज दैट मिस्टर ए होल्ड्स 10% of the total share capital of the company, okay, and appoints Mr. B as the proxy holder, okay। Now can Mr. B accept the appointment as a proxy by any other shareholder, question mark। चलो इसको समझते हैं, फिर से बात प्रॉक्सी की हो रही है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं अगेन व्हाट, सेक्शन नंबर 105, राइट। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये एक पर्सन है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, फिर से मिस्टर ए। अब ये पर्सन क्या कर रहा है, द पर्सन होल्ड्स 10% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल, टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, ठीक है, ऑफ द कंपनी। तो अभी इनके पास होल्डिंग है 10% की, ठीक है, एंड ये पर्सन ने क्या किया, इन्होंने अपॉइंट कर दिया मिस्टर बी को, मिस्टर बी को एज अ प्रॉक्सी, ठीक है। सो एज अ प्रॉक्सी इनको अपॉइंट कर दिया, ठीक है। नाउ
कैन बी एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट एज अ प्रॉक्सी बाय अदर शेयर होल्डर्स ऑल्सो, मतलब और भी मेंबर्स है कंपनी के जो क्या करना चाहते हैं, इनको एज अ प्रॉक्सी प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहते हैं, तो क्या ये एज अ प्रॉक्सी दूसरे का भी बन सकता है? तो फ्रेंड्स इफ वी टॉक एज पर सेक्शन 105, तो सबसे पहला सवाल आता है हु कैन बिकम द प्रॉक्सी, तो आंसर इज एनी पर्सन कैन बिकम अ प्रॉक्सी। मतलब वहां पे ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको कंपनी का मेंबर होना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी कब आएगा? कंपनीज विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी के केस में जो प्रॉक्सी होगा, दैट पर्सन शुड बी व्हाट फ्रेंड्स, दैट पर्सन शुड बी व्हाट, अ मेंबर ऑफ कंपनी, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एलिजिबिलिटी लिख सकते हैं। उसके बाद वी कैन राइट हियर कि मिस्टर बी हु इज एज अ प्रॉक्सी, इसको एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट किया है, राइट? हाँ, तो आप जब प्रॉक्सी बन रहे हो तो आप कितने लोगों के प्रॉक्सी बन सकते हो? तो फ्रेंड्स एज पर द प्रोविजंस अ पर्सन कैन बिकम अ प्रॉक्सी फॉर 50 मेंबर्स, मतलब टोटल 50 मेंबर्स का प्रॉक्सी ये बन सकते हैं। एक तो 50 मेंबर्स, प्लस आपको और एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपकी जो आप जिस मेंबर का प्रॉक्सी बन रहे हो उनका होल्डिंग जो है दैट शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। ठीक है, तो ये दोनों ही कंडीशंस आपको दिमाग में रखनी है। एक तो आप 50 लोगों से ज्यादा का प्रॉक्सी नहीं बन सकते, एंड दूसरा आप जिस पर्सन का प्रॉक्सी बन रहे हो उसका होल्डिंग जो है वो 10% से एक्सीड नहीं होना चाहिए। बराबर? चलो, मतलब ये हो गया कि अगर मिस्टर बी को अपॉइंट कर दिया प्रॉक्सी फॉर 40 मेंबर्स, ठीक है, तो ये 40 मेंबर्स का प्रॉक्सी बन सकता है क्या? हाँ बन सकता है, बिकॉज लिमिट 50 का है, चलेगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ये 40 लोगों का मिलाकर जो होल्डिंग है दैट शुड नॉट बी मोर देन 10%, इसका भी ध्यान रखना है, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना है एज आई टोल्ड यू। ठीक है, फाइन। चलो आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये बात तो हो गई इसके प्रोविजंस की। अभी अपन बात करते हैं इस केस में क्या हुआ। इस केस में ये हुआ कि मिस्टर ए इज होल्डिंग 10% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल। ठीक है, तो इसने मिस्टर बी को अपॉइंट कर दिया एज अ प्रॉक्सी। अभी और भी लोग अपॉइंट करना चाहते हैं मिस्टर बी को एज अ प्रॉक्सी, इसकी बहुत डिमांड है, बोलते हैं आप ही हमारे प्रॉक्सी बनो, आप ही हमारे प्रॉक्सी बनो। तो बताओ क्या ये और भी किसी लोगों का प्रॉक्सी बन सकता है? आंसर इज, अगर ये सी मिस्टर बी इज ऑलरेडी रिप्रेजेंटिंग मिस्टर ए, हाँ या ना, ये मिस्टर ए का ऑलरेडी प्रॉक्सी बन के बैठा हुआ है, एंड मिस्टर ए का होल्डिंग कितना है? 10% होल्डिंग ऑलरेडी है। अब अगर ये किसी और का भी प्रॉक्सी बनेगा तो ये होल्डिंग जो है वो 10% को क्रॉस कर जाएगा। यस और नो? यस। तो बच्चा लोग इन दैट केस आंसर क्या आएगा कि मिस्टर बी जो है वो ए का तो प्रॉक्सी है, लेकिन इसके अलावा और किसी का प्रॉक्सी वो अब नहीं बन पाएगा, नहीं बन सकता। गेटिंग द पॉइंट? यस, दैट इज द आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेक्शन नंबर 105 जो है वो हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। उसमें लोग लिखेंगे कि पर्सन जो है वो 50 लोगों का प्रॉक्सी बन सकता है, हाउएवर द होल्डिंग शुड नॉट बी मोर देन 10%, इसका भी ध्यान रखना है। बराबर? बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे फिर फैक्ट्स लिख देंगे हम लोग, एंड कंक्लूजन में विल राइट एज पर द अबव प्रोविजन, राइट, मिस्टर बी who is already holding, who is already appointed as a proxy by Mr. A, who is holding 10% of total share capital. Therefore, now Mr. B cannot accept appointment as a proxy by any other shareholder. I hope इतना बात समझ में आया। सिंपल था एवरीवन, राइट? सो यहाँ पे जो लिमिट वाली जो बात है ये एक्सीड हो रही है, इसलिए वो नहीं बन सकता। ठीक है, सो दैट इज द आंसर, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, राइट? So that was the answer. I hope this is clear to everybody. 105. Okay, what is next question, friends? Next question कहता है that Mr. C has been appointed as a proxy holder by 48 members. मतलब यहाँ पर ये जो मिस्टर सी है ये ऑलरेडी क्या है? ऑलरेडी एज अ प्रॉक्सी, ये प्रॉक्सी ऑलरेडी है, ठीक है, बाय 48 मेंबर्स। 48 मेंबर्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं, 48 मेंबर्स के ये ऑलरेडी क्या है? प्रॉक्सी है। ठीक है, यस। नाउ मिस्टर डी
E and F, ये तीन लोग, मिस्टर D, E and F, D, E, F are also interested in appointing Mr. C. मतलब ये तीन लोग क्या कर रहे हैं, सी के पास चले गए, हमारे भी प्रॉक्सी बनो, हमारा भी प्रॉक्सी बनो, हमारा भी प्रॉक्सी बनो. तो फ्रेंड्स होएगा क्या, कम ऑन, एस आर प्रॉक्सी बन सकता है क्या? तो चलो अगेन मैं आपको वही बोलूंगा जो अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, दैट इज सेक्शन नंबर 105 क्या कहता है, प्रॉक्सी का जो हमारा सेक्शन है वो क्या कहता है बच्चा लोग, वो कहता है कि एक पर्सन प्रॉक्सी बन सकता है 50 मेंबर्स का मैक्सिमम, एंड उनका जो होल्डिंग है दैट शुड नॉट एक्सीड हाउ मच, उनके पास जो होल्डिंग होगा, टोटल होल्डिंग शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ शेयर कैपिटल, राइट. तो बच्चे लोग यहाँ पे जो मेंबर्स है, अगर डी ई एफ तीनों को हाँ बोल दिया तो कितने हो जाएंगे, 48 तो पहले से है और 3 मतलब हो जाएंगे 51 मेंबर्स. तो ये तो नहीं चलेगा, लिमिट एक्सीड हो जाएगी. सो दैट मींस कैन आई से मिस्टर सी जो है वो तीनों को तो हाँ नहीं बोल सकता, लेकिन 2 को हाँ बोल सकता है. यस, वो 2 को हाँ बोल सकता है. तो ये 2 को हाँ बोल दिया, डी और ई को उसने हाँ बोल दिया, तो 50 मेंबर हो जाएंगे, राइट. तो 50 इज फाइन, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि होल्डिंग जो है वो 10% से एक्सीड ना हो. आई होप आपको ये बात समझ में आ गई. तो मिस्टर सी जो अपॉइंट हुआ है हैज बीन अपॉइंटेड एज अ प्रॉक्सी बाय 48 मेंबर्स, दैट इज फाइन. लेकिन और जो 3 आ गए, 3 को अलाउड नहीं है, 2 अलाउड है, बिकॉज 50 की जो लिमिट है अदरवाइज वो क्रॉस हो जाएगी, राइट. सो दैट इज द आंसर. आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीबॉडी. तो ये था आपका 9th क्वेश्चन फ्रेंड्स, राइट. तो हमने 9 जो हमारे क्वेश्चंस मॉड्यूल में थे अपन ने वो डिस्कस कर लिए, राइट. नाउ वी गो फर्दर. कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता दूं इस चैप्टर के. सबसे पहले तो सेक्शन नंबर 96 एजीएम, हमने इसके ऊपर भी क्वेश्चंस डिस्कस किए, राइट. उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, सेक्शन नंबर 100. यस, यू ऑल नो दैट एनुअल जनरल मीटिंग में क्या डिस्कस होता है, कंपनी का ऑर्डिनरी बिजनेस, राइट. एंड ईजीएम में डिस्कस होता है कंपनी का स्पेशल वाला बिजनेस, ठीक है. ऑर्डिनरी बिजनेस में आते हैं 4 चीजें, एज यू नो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है. एंड ईजीएम कौन कौन बुला सकता है, 4 लोग. नंबर 1 बाय बोर्ड, सेकंड बाय बोर्ड ऑन रिक्वेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, थर्ड बाय शेयर होल्डर्स themselves, that is called requisitionist themselves, एंड चौथा बाय ट्रिब्यूनल. 4 लोग बुला सकते हैं ईजीएम, ठीक है. उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 101, दैट इज नोटिस ऑफ मीटिंग. यस, तो एज यू नो फ्रेंड्स, जनरल मीटिंग के नोटिस की बात अगर आप करते हो, जनरल मीटिंग जो चैप्टर है हमारा, इसकी जो मीटिंग है, मीटिंग की जो नोटिस होती है, मीटिंग नोटिस, यस, वो कितने दिन पहले देनी पड़ती है फ्रेंड्स, 21 डेज क्लियर नोटिस, 21 डेज क्लियर नोटिस देनी पड़ती है. यस, बट फ्रेंड्स कैन वी कंडक्ट द मीटिंग एट शॉर्ट नोटिस, तो आंसर इज यस. शॉर्ट नोटिस पर भी मीटिंग कंडक्ट हो सकती है, इट इज अलाउड, लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, दैट इज विद द कंसेंट ऑफ, विद द कंसेंट ऑफ 95% ऑफ द मेंबर्स ऑफ कंपनी, ठीक है. एंड और एक चीज है, इफ वी आर सेंडिंग इट बाय पोस्ट, तो हम लोग क्या करते हैं, 21 डेज तो है ही, लेकिन 2 डेज एडिशनल हम लोग काउंट करते हैं, राइट. यस, ये सर्विस पर्पस के लिए 2 दिन हम लोग और भी काउंट करेंगे, ठीक है. एंड क्लियर नोटिस में पता है ना, 2 चीजें एक्सक्लूड होगी, एक तो जिस दिन आपने नोटिस भेजी वो दिन, एंड दूसरा जिस दिन मीटिंग है वो दिन, ठीक है. तो एजीएम हो गया, देन अपन ने बात की ईजीएम के बारे में, नोटिस ऑफ मीटिंग के बारे में, कोरम सेक्शन 103, कोरम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. कोरम क्या होता है जनरल मीटिंग का, तो एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन माय क्वेश्चन, दैट इज कोरम जो होगा जनरल मीटिंग के केस में, वो बोर्ड मीटिंग की तरह नहीं है, बता दिया नंबर. यहाँ पे ऐसा है, डिपेंड्स ऑन द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी. सो पब्लिक कंपनी के केस में यू हैव टू फॉलो दैट टेबल, कि अगर आपके नंबर ऑफ मेंबर्स आर अप टू 1000 तो कोरम विल बी 5. If the number of members are more than 1000 and up to 5000, so your quorum will be 15. And if the number of member exceeds 5000, then friends आपका quorum कितना होगा, 30.
मतलब ये सारे जो मैंने बताया आपको 5, 15 and 30, these are the number of members which will be required to personally present in the meeting. ठीक है, तो इस तरीके से ये जाएगा. एंड प्रॉक्सी जो होते हैं वो कोरम में काउंट नहीं होते हैं, राइट. आफ्टर दैट आता है चेयरमैन ऑफ मीटिंग, सेक्शन 104. देन 105 इज प्रॉक्सी. चेयरमैन आपको पता है ना फ्रेंड्स, चेयरमैन ऑफ मीटिंग, हर एक मीटिंग में एक चेयरमैन अपॉइंट होता है, राइट. हर एक मीटिंग का एक चेयरमैन होता है, चेयरपर्सन होता है. देन प्रॉक्सी के बारे में क्या क्या बताऊं, हमने काफी क्वेश्चन डिस्कस किए इसके बारे में. आई थिंक 3 to 4 क्वेश्चंस वर ऑन प्रॉक्सी ओनली. देन आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, सेक्शन 107. मीटिंग में सबसे ऑर्डिनरी काम बाय शो ऑफ हैंड्स वोटिंग होती है. सो दैट इज वन ऑफ द मोड टू वोट. बाकी सारे मोड्स भी हमने एज ए इंपॉर्टेंट कैटेगरी में लिया. सेक्शन 108 वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस, ई वोटिंग करना, ठीक है. देन डिमांड फॉर पोल, व्हाट इज दिस डिमांड फॉर पोल? इट मींस वन शेयर वन वोट, उसके बेसिस पर वोटिंग कंसीडर की जाएगी. एंड देन आता है सेक्शन 110, दैट इज पोस्टल बैलेट, व्हिच मींस वोटिंग बाय पोस्ट. मीटिंग कंडक्ट करने की जरूरत नहीं है, पोस्ट से ही. आपको याद होगा हमने बोर्ड मीटिंग वाले चैप्टर में पढ़ा था रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, राइट. सिमिलरली अपन क्या बात करते हैं, से सिमिलर बोला है, सेम नहीं. यहाँ पे अपन बात करते हैं पोस्टल बैलेट के बारे में, ठीक है. आफ्टर दैट मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ जनरल मीटिंग, सेक्शन 118. ये भी एक इंपॉर्टेंट है. आप इसके जो कंटेंट्स है उसको एक बार अच्छे से आप देखना ICSI मॉडल में से, ठीक है. फ्रेंड्स, ऑल दीज आर योर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व्हिच यू कैन नॉट स्किप. ऑब्वियसली अदर टॉपिक्स आर आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, बट ये वो चीजें जो आप स्किप नहीं कर सकते, राइट. यस. सो फ्रेंड्स, आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन, राइट. हमारे ICSI मॉडल में जितने भी क्वेश्चंस थे बीच बीच में हमने वो सारे क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए, ठीक है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. प्लीज रिवाइज नाइसली, राइट. राइट मोर पेपर्स. आप पास्ट एग्जाम सॉल्व करिए, यू हैव टाइम राइट नाउ, right. Study well, friends. See you in the next video with the new chapter. Thank you so much, everybody. Good luck. Keep learning, keep studying. Bye bye.